नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो है कोई जवाब। और हम बात कर रहे हैं पंजाब के वज़ीर क़ानून राना सनाउल्लाह साहब से। और बात आज उनके 101 जो हमारी उनसे बातचीत हो रही है उसकी सिर्फ वजह यह है कि बजाय इसके कि हम 4 लोगों को बिठाएं, 3 लोगों को बिठाएं और जो कॉन्क्रीट क्वेश्चंस हम उनसे जानना चाहते हैं, जिनके सवालों के जवाब हमें हर सूरत हमें जानने हैं, आवाम को जानने हैं, वो उस बहस में ज़ाया हो जाए, तो बेहतर यह है कि वज़ीर क़ानून साहब से हम डायरेक्टली बात कर लें और उनसे हम डायरेक्टली पूछ लें। जी राना साहब, ये जो PIC का स्कैंडल हुआ है, इसका जिम्मेदार आप CM साहब के अलावा और किसको समझते हैं? नहीं, इसमें CM साहब की तो जिम्मेदारी है ही नहीं। जिम्मेदारी जो है वो जो फैक्ट्री है जहाँ पे ये दवाई मैन्युफैक्चर उसकी है। और उसके बाद जो हॉस्पिटल में जो लेबॉर्ट्री है जिन्होंने इस दवाई को टेस्ट करना था, ये उन लोगों की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि PIC जो है वो एक ऑटोनमस बॉडी है। वहाँ उनकी परचेज कमेटी है, फाइनेंशियल और फंक्शनल पोजीशन जो है उनके ऊपर वो बिल्कुल खुद मुख्तार हैं। ये उनका काम था कि वो परचेज कमेटी जो है वो दवाई को अच्छी तरह से देख के, बाल के, उसकी कीमत, उसकी क्वालिटी जो है उसको लेती और मरीज़ों को जो है वो देती। ये जहाँ कहीं भी कोई कोताही हुई है उस लेवल के ऊपर हुई है और उस लेवल के ऊपर जो लोग जिम्मेदार हैं, ये फेडरल लेवल पे हुई है, जो है वो कार्रवाई की जाएगी। फेडरल लेवल पे हुई है। फेडरल लेवल पे देखें, बात ये है कि इसमें जो एक बात सामने आई है कि जो अफरोज़ ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है कराची में, उसमें जो वो बैज नंबर गालबन उसका नंबर 93 है, उसमें वो बैज नंबर जो है वो स्पेसिफिकली PIC के लिए बना और उसी बैज में वो अमेजेस जो है वो दवाई की, जिसे वो कहते हैं कि मलेरिया की मेडिसिन की अमेजेस जो है, एंटी मलेरियन, हाँ बिल्कुल एंटी मलेरियन उसमें ऐड हुआ, एंटी मलेरियन, उसी में जो है वो उसकी अमेजेस हुई है। वो बैज बना है और बनने के बाद वो सीधा जो है वो लाहौर पहुंचाया गया। अब ये गलती है, गफलत है या साजिश है, इसका खैर पता तो जो है वो पूरी जुडिशियल इंक्वायरी जो इस वक्त हो रही है, हाई कोर्ट के जज कर रहे हैं, आपको ज्यादातर एफ्रोज फार्मास्यूटिकल से पता चलेगा है ना? नहीं, अब तो वो दवाई जो नहीं, अब तो जो हमने यानी जो हमारी ये डोमेस्टिक लेबॉर्ट्रीज हैं उनसे जब जो है वो तसल्ली बख्श रिजल्ट सामने नहीं आया तो फिर हमने उनको जो है वो बाहर भेजा था। अब मुझे ये बताएं कि PIC के MS का इसमें फिर क्या कसूर था? अगर CM साहब का भी कोई कसूर नहीं था तो PIC के MS का क्या कसूर था? जी, MS का ये कसूर था कि वो जो परचेज कमेटी है वो MS के जो है वो यानी उनको चाहिए था कि वो उसको जो है वो पूरी तरह से ये सारी प्रोसीडिंग जो है उसको चेक करने के वही जिम्मेदार थे। ये प्रोसीडिंग में तो कोई मसला नहीं हुआ ना। अब दवा में उसके जो नहीं, उसके जो कंटेंट था, उस दवा का जो फॉर्मूला था, उसमें अगर तो आप सारी SOP खा के थोड़ी चेक करेंगे MS साहब, लेकिन उसमें हुआ ये ना कि ये 11 तारीख को यानी 11 जनवरी को ये पता चल गया कि ये मेडिसिन का रिएक्शन हुआ है। उसके बाद इन्होंने को दवाई जो है ना वो उस बैज में से कुछ जो मेडिसिन के पास पड़ी थी उसको चेंज करने की कोशिश की और फिर 11 तारीख से लेके 17 तक, बल्कि 18 तक, जब तक कि गवर्नमेंट को इधर उधर से जो है वो ये बात बाहर नहीं निकली, इन लोगों ने MS और दूसरे लोग थे, इन्होंने उस बात को इस तरह से दबाए रखा कि ये किसी को पता ही नहीं चलने देना और ये हमने इसको इसी तरह से जो है ना वो आगे पीछे कर देना है। ठीक है। तो और आप लोगों के इल्म में कब आई? आप लोगों के इल्म में कब आई राना साहब? हमारे इल्म में आई है ये 18 तारीख को। 18 तारीख को आई। और आप ये समझते हैं कि CM 11 तारीख को PIC जो है वहाँ पे ये MS को, चीफ एग्जेक्टिव को, परचेज कमेटी के डॉक्टर्स को ये मालूम हो चुका था कि ये मेडिसिन रिएक्शन हो गया है। ठीक है। अब होता ये है राना साहब, आपको भी याद होगा कि जब हमारी क्रिकेट टीम नहीं अच्छा खेलती थी ना और जब कुछ उस पर बुराई आ जाती थी या वो कोई करप्शन में इन्वॉल्व हो जाती थी तो जो PCB के चेयरमैन थे एजाज भट्ट, आपको पता है उनको कितनी गालियां पड़ती थी और उनको कितना हटाने का मुतालबात सामने आते थे। अब मसला यहाँ पर यह है कि जो जिम्मेदारी है वो आप कहते हैं CM साहब की तो नहीं है। अगर वजीर सेहत कोई होता तो यकीनन ये जिम्मेदारी वजीर सेहत की आती, क्योंकि बहरहाल उसी के सुपरविजन में पूरा के पूरा ये डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है ही नहीं। हमारे यहाँ तो एक्चुअली ये रिवाज ही नहीं है ना। हमारे यहाँ जिम्मेदारियां डालने का, जिम्मेदारियों को ओन करने का कल्चर ही नहीं है। रिवाज सुन लेना, ये आपको किसी ने जो पढ़ाया ना ये बड़ा गलत पढ़ाया है, ये हमारे रिवाज हो नहीं सकता। हमारे जो रूल्स हैं, हाँ हो ही नहीं सकता। जो हमारे रूल्स ऑफ बिजनेस हैं उसमें किसी भी डिपार्टमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव हेड जो है वो सेक्रेटरी है, मिनिस्टर नहीं है। मिनिस्टर ने सिर्फ पॉलिसी देनी होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो है वो उस महकमे का सेक्रेटरी होता है। द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट इज द गवर्नमेंट।
तो इसलिए जी हटा दिया उसको। सेक्रेटरी को भी हटा दिया आपने, सेक्रेटरी सेहत को? जी बिल्कुल बिल्कुल जनाब हटा दिया है। अगर ना हटाया होता तो बिल्कुल आप बेशक हमारा गिरेबान पकड़ लेती हैं। ये वही है पार्लिमानी सेक्रेटरी आपके डॉक्टर सईद साहब? जी नहीं, पार्लिमानी सेक्रेटरी जो वो और होता है। पार्लिमानी सेक्रेटरी ने सिर्फ हाउस में जवाब देना होता है। अच्छा, ये सेक्रेटरी उनकी भी कोई जिम्मेदारी आपको नजर नहीं आई थी? उनकी जिम्मेदारी ये है, देखें जहाँ तक तो इस अदारे का तल्लक है तो इस इदारा क्योंकि ऑटोनमस है, इसका बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, ये खुद मुख्तार है, लेकिन सेक्रेटरी साहब की ये बात इल्म में आ गई थी जो मैं 11 तारीख को कह रहा हूँ। अच्छा सही, ठीक है, आपकी बात मैंने मान ली कि इन लोगों ने बात छुपाई, लेकिन इस वजह से आपने इनके खिलाफ एक्शन लिया। हाँ ठीक है। अच्छा अब थोड़ा सा मैं मजीद आगे बढ़ती हूँ। मुझे ये भी इसके साथ साथ बता दीजिएगा कि जो काम बेसिकली होने चाहिए थे, पुलिस रिफॉर्म्स नहीं हो पाए, जिस तरह से पुलिस गर्दी के वाक़यात हमने पंजाब में देखे वो नहीं हुए। जराइम की शरह में, आप वज़ीर क़ानून है, जराइम की शरह में 25% इजाफा हुआ। मैं इन पिछले 4 सालों की बात कर रही हूँ और पीछे नहीं जा रही। ये फिगर आपके गलत है, ये फिगर आपके गलत है। अच्छा सही क्या है? ये फिगर आपके गलत है। आप देखें ना, आप यानी आप प्रोपगेशन तो ना करें राना साहब, सही ये जो आप कह रहे हैं कि पुलिस गर्दी सुन लें, आप कह रहे हैं पुलिस गर्दी। आप मुझे पंजाब में एक वाकया बताएं पुलिस गर्दी का सियालकोट में क्या हुआ था राना साहब? मुकदमा दर्ज हुआ हो? ना सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो एक्शन लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो एक्शन लिया था। फिर आप देखें ना, बात तो सुन लेना। सुप्रीम कोर्ट को सू मोटो नोटिस लेने से कोई रोक सकता है? बात यह है कि पुलिस का कोई पुलिस गर्दी का वाकया, वो सियालकोट हो, वो गुजरांवाला हो, वो डस्का हो, वो विहाड़ी हो, वो राजनपुर हो, कोई एक वाकया बता दें। मैं तो बता दिया, वाकया हुआ है और उसके बाद सुन लेना, और वाकया सुन लें वाकया हुआ है और उसके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ, उसके तो खिलाफ कानून हरकत में नहीं आया। देखिए बात सुने, मसला हमारे यहाँ क्या है कि वाकया हो जाता है, उसके बाद हम मैदान में कूद पड़ते हैं कि जी हम इसको रोके, हम इसको रोके। हम वो वाकया होने से क्यों नहीं रोकते? देखें बात ये है कि कानून की अमलदारी जो है वो इस चीज़ का नाम है कि अगर कोई मुजरम, अगर कोई आदमी जो है वो खा प्राइवेट आदमी हो या वो सरकारी मुलाजम हो, अगर वो कोई जुर्म करे, कानून को हाथ में ले तो उसके खिलाफ कानून हरकत में आए। अच्छा, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। बाकी आप अगर ये कहें ना कि क्यों, तो ये तो बड़े बड़े जो मुल्क हैं यानी तरक्की याफ्ता, वहाँ पे भी जुर्म होता है। वहाँ पे भी अगर न्यूयॉर्क में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का ब्रेकडाउन हो तो वहाँ पे भी लाखों लोग लुट जाते हैं। न्यूयॉर्क किस गिनती में राना साहब, न्यूयॉर्क को छोड़ दें। मुझे ये बताएं, हुकूमत पंजाब का कोई भी एक काबिल जिक्र तरक्याती मंसूबा बताइए। तो ये आपने जितनी जो आपने जो पहले जो आपने गर्दान की है कि ये भी हो गया वो भी हो गया, ये सारे हमारे तरक्याती मंसूबे हैं। ये दानिश स्कूल जो है ये पूरी सुन ले ना, पूरी कौम का जो है ये मुस्तकबिल जो है उसको संवारने वाला मंसूबा है। ये जो हमने ये स्कूल में एक बच्चे पे कितना खर्चा आता है? को जो है एक बच्चे पे कितना खर्चा आएगा उनके हाथ में पकड़ा है। राना साहब एक बच्चे पे मंथली कितना खर्चा आ रहा है? अब सुन लें अब आप देखें ना, आपको ये किसी ने किस तरह से आपको जो है वो नेगेटिव साइड पे को लेके गया है। आपको ये पता है कि वहाँ पे बच्चे पे खर्चा जितना भी आए वहाँ पे वो बच्चा पढ़ सकता है जिसके सुन लें ना, वहाँ पे वो बच्चा पढ़ सकता है जो या यतीम होगा या उसके वालदैन की इनकम 10,000 से कम होगी। ये हमने एचिसन कॉलेज दिया है गरीब आदमी के बच्चे को, रेडी वाले के बच्चे को, मजदूरी करने वाले के बच्चे को। और उसमें जो बच्चे पे खर्चा कितना आ रहा है मगर तो फिर उसमें खर्चा जो है ये तकरीबन कोई 12-13 हज़ार के लगभग है। अच्छा, 12,000 समथिंग है। 12,000 मेरी जो रिसर्च थी उसमें तकरीबन 25,000 आ रहा था। मे बी आई एम रॉन्ग, ठीक है। वो आपकी रिसर्च, ये आपको पता नहीं किसने रिसर्च करके दे दी है, कह दिया ना मैं गलत, ये आपको जो है ना ये किसी ने मिसलीड किया है। अच्छा और सुन ले बात, राना साहब मैं तो बात ये है कि हम देखें, लेकिन मुझे ये भी साथ में बता दीजिए। नहीं आप हैं गलत, हो नहीं सकती। अच्छा चले मैं गलत हूँ जी, मैं बिल्कुल गलत हूँ। 60,000 सरकारी स्कूल हैं जिसमें कितने बच्चे पढ़ते हैं, उनमें बता दीजिए कि उन बच्चों का क्या कसूर है कि वो आज भी सरकारी स्कूलों पे दरियों पे बैठ के पढ़ रहे हैं, ना उनको लैपटॉप्स मिलते हैं, ना उन पे 12,000 महीना खर्चा आता है। ये दानिश स्कूल में कौन से कोई खास बच्चे पढ़ेंगे? पूरे स्कूल को क्यों नहीं सही किया? आपको
देखिए बात यह है कि आपको बुनियादी जो है वो फ़िलासफ़ी उसका पता ही नहीं है। आपको ये कि जिस किसी ने ये प्रोपेगेंडा जो पेपर है ना आपके हाथ में पकड़ा दिया, आपने दूसरी तरफ की बात ही नहीं सुनी और आपने एक जो है ना वो एलिगेशन शीट बना के सुना दी। देखें बात ये है कि हमारे मुल्क में रूरल एरियाज़ जो हैं और ख़ास तौर पे जो साउथ पंजाब है वहाँ पे दहशत गर्दी के लिए जो है ना वो हालात बड़े साजगार हैं। और उसकी वजह यह है कि वहाँ पे ऐसे मदारस हैं कि जिन मदारस में बच्चों की तालीम मुफ्त है, उनका लिबास मुफ्त है, उनकी फ़ीस मुफ्त है, उनकी किताबें मुफ्त हैं, और वहाँ पे जो गरीब आदमी है वो अपने बच्चे को उठाता है जाके उस मदरसे में जमा करवा देता है। उस मदरसे में, सब मदरसे की मैं बात नहीं कर रहा, कुछ मदरसे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बाज़ मदरसे ऐसे भी हैं कि वो बच्चा जो है वो जब 10-12 साल एक मौलवी के ज़ेरे साया जब पढ़ता है तो वो दहशत गर्द उसके बनने के चांसेस जो है वो बड़े ज़्यादा ब्राइट हो जाते हैं। अच्छा। हमने ये जो स्कूल कैंप किए हैं, हमने उन मदारस का मुतबादल फराहम किया है वहाँ पे, ताकि वो गरीब आदमी जो अपने बच्चे को दवाई नहीं लेके दे सकता, जो अपने बच्चे को किताबें नहीं लेके दे सकता, जो बच्चे अपने को खाना नहीं दे सकता, जो अपने बच्चे को कपड़े नहीं लेके दे सकता, वो बजाय उसके उस मदरसे में जाके बच्चे को जो है वो मौलवी की शिगिर्दी में डाले। अच्छा, तो ये मदरसे में पढ़ने वाले लेवल के जो है वो स्कूल सुन लेना, बात तो सुन लेना, बात तो सुन लें, और वो उसके पास चॉइस है कि वो जाए और इस स्कूल में जो है वो HSN लेवल के स्कूल में अपने बच्चे को जो है वो पढ़ाए। और एक बात मेरी नोट कर लें, और ये उन जिन्होंने ये प्रोपागेशन आपको दी है उनको भी ये बात समझा दें कि दानिश स्कूल जो हैं ये रूरल एरिया में बने हैं, साउथ पंजाब में बने हैं, और जिस गांव के 2 बच्चे दानिश स्कूल से पढ़ जाएंगे वो अल्लाह के फजल से पूरे गांव की सोच को जो है वो तब्दील कर देगा। आती हूँ, लेकिन मुझे बताएं ये मदरसे से जो पढ़ते हैं ये दहशतगर्द बन जाते हैं? जी, जो लोग दहशत गर्दी में मुलव्वस पाए गए हैं उनमें से अक्सरियत जो है वो मदरसों की पड़ी हुई थी। तो ये बदकिस्मती है, लेकिन इससे ये नहीं, इससे जी बिल्कुल रेड किए हैं, बंद भी किए हैं, लेकिन बात ये है कि इन मदरसों में अगर आप ये देखें उनकी तादाद अगर आप मुझे कहती तो मैं ये फैक्ट फिगर आपको मैं पहुंचा दूंगा। और कितने मदरसे आपने इसलिए बंद किए कि वहाँ पे दहशतगर्द परवरिश पा रहे थे? देखें बात ये है कि मदरसे जो हैं वहाँ पे बहुत अच्छी तालीम भी दी जा रही है, और वो मदरसे जो हैं वो इन इलाकों में तकरीबन कोई 35% बच्चों को जो है वो संभाला हुआ है, उन्होंने वो तालीम दे रहे हैं। ठीक है। लेकिन उनमें से जिन मदरसों से ये शिकायत पाई गई है उन मदरसों के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की गई है, कुछ को जो कसूरवार पाया गया उनको बंद किया गया और कुछ को जो है उनको करेक्शन की गई है। अब इस बारे में फैक्ट फिगर आप कहें तो मैं आपको पहुंचा दूंगा। ठीक है, मुझे ज़रूर पहुंचाएगा। अलवेट राना साहब, अलवेट मुझे बताएं कि इस आप लोगों ने दानिश स्कूल तो बना दिए, फिर आप लोगों ने अरबों रुपए उस पर भी लगा दिए, 7 अरब आप लोगों ने सस्ती रोटी पे लगा दिए, 4 अरब ये अरबों रुपए अगर गरीब लोगों के लगे हैं तो ये क्यों आपको जो इतना जो परेशान कर रहे हैं? मुझे नहीं परेशान, ये जो खरबों रुपए जो लोग खा गए हैं उनकी भी खबर लें। इन गरीबों के बच्चों के ऊपर रहम करें, आप परेशान कर रहे हैं। अच्छा, इन बच्चों के ऊपर रहम करें, तो इनके ऊपर तो रहम करें ना। तो आपने अभी तक मुझे कोई खातिर ख्वाह नहीं बताया, लेकिन ये बताएं उसका क्या हुआ, सीएम हाउस का क्या हुआ जब आप लोग आए थे और आप लोगों ने कहा था कि सीएम हाउस को हम डिमोलिश करके एक यूनिवर्सिटी बना देंगे? अभी तक पंजाब में एक यूनिवर्सिटी भी नहीं बनी। जी बिल्कुल, ये आपको किसने कहा कि हम उसको डिमोलिश कर देंगे? बिल्कुल आप लोगों ने डिमोलिश नहीं, ये कहा डिमोलिश नहीं, उसी को हम एक यूनिवर्सिटी बना देंगे, उस सीएम हाउस को, बन गई वो यूनिवर्सिटी। जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आप सुन लेना, जो हमने कहा था वो हमसे पूछ लेना। हमने ये कहा था कि ये 2 अरब रुपए की लागत से जो ये महल नमा ऑफिस बनाया गया है, ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा था, उन्होंने कहा था कि मैं इस ऑफिस में नहीं बैठूंगा, और इस ऑफिस को मैं जो है वुमेन, सुन लेना कि वुमेन यूनिवर्सिटी जो है ना इसमें इसको मैं तब्दील कर दूंगा। मियाँ शहबाज शरीफ साहब अपने वादे के ऊपर कायम हैं, वो वहाँ पे नहीं बैठे, वो पुरानी बिल्डिंग में उनका ऑफिस है, वो वहीं पे बैठे हैं। यूनिवर्सिटी की जी सुन लेना, यूनिवर्सिटी की जो प्रपोजल थी उसमें जो एजेंसीज़ हैं उन्होंने कहा कि जी आप फिल वक्त इस प्रपोजल को डेफर कर दें, क्योंकि इसके इर्द गिर्द जो है वो सरकारी रह गए हैं, जजेस के घर हैं, सेक्रेटरीज के घर हैं, सरकारी ऑफिस हैं। मेरे पास यकीनन वक्त होता तो मैं उस फैक्ट्री का भी पूछती, जो कि एक सेकंड रुक जाइए, अब अगर मेरे पास थोड़ा सा और टाइम होता तो मैं तो इसलिए जो है वो मामला जो है वो थोड़ा डेफर किया गया। रिहाइश गाहें थी और जिस तरह से वो नाजायज फैक्ट्री वहाँ पे गैर कानूनी तौर पे कायम थी, 3 दफा उसको गिरा दिया गया था। उसके बाद वो नाजायज गैर कानूनी तौर पे कायम नहीं थी, वो भी आप जो है ना वो गलत बात कर रहे हैं। वहाँ पे विजिट करें। वेरी मच थैंक यू राना
साहब, राना सनाउल्लाह साहब हमें ज्वाइन करने का। आपको किसी ने बहकाया है, आप अपनी सोच को दुरुस्त करें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया राना साहब। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपनी सोच को दुरुस्त करूं और मैं ये करूंगी कि मैं अब आपकी सोच को भी दुरुस्त करूं, और मैं ये भी कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट टाइम जब मैं आपसे बैठूं तो वो फैक्ट्स और फिगर्स आप मुझे दें और फिर हम बताएं, क्योंकि आवाम की राय पे जिस तरह से आपने हम पर इल्ज़ाम लगाया वो भी आपके सामने। नाज़रीन, मुख्तसर सा मेरा तो एक सवाल है कि खातिमे आला साहब और भी काम है ज़माने में वजारतों के सिवा। अगर आपकी टीम में कोई वजारत का अहल नहीं है या किसी पर आपको एतमाद ही नहीं है कोई जवाब? इसी के साथ दीजिए नादिम मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।